नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आईपीआर के अंदर सीबीडी का पूरा नाम होता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका पूरा नाम होता है। यह क्या होता है? तो यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से उठाया गया एक कदम होता है जो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत रहकर कार्य करता है। सीबीडी क्या होता है, इसके बारे में जो भी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी वो हमने इसके बारे में पहले देख चुके हैं और उसके अंदर हमने देखा था कि इसके जो मेन की पॉइंट है वो मैं आपको ऐसे रिवाइज करवा देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। जो सीबीडी होता है यह एक 1992 के अंदर जो रियो जो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, उसके तहत ये अपनाया गया था और उसके बाद में यह कार्य करने लगा था। इसके प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर बैठक का आयोजन किया जाता है सीबीडी की। और हाल ही में वर्ष 2022 के अंदर दिसंबर माह के अंदर 7 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के मध्य में 15वीं इसकी बैठक हुई थी, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जानते हैं। उसके अलग अलग उद्देश्य रखे गए थे, जिसमें प्रमुख 4 उद्देश्य रखे गए थे। पहला रखा गया था हमें प्रदूषण को किस प्रकार से कम करना है। इसके अतिरिक्त रखा गया था प्रकृति की हमें सुरक्षा किस प्रकार से करनी है और जो भी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन उनको बढ़ावा देना है और जैव विविधता का संरक्षण हम शिक्षा के माध्यम से लोगों तक उसके जो भी उसके बेनिफिट्स होते हैं वो पहुंचाकर उनके माध्यम से जैव विविधता का हमें संरक्षण करना है। ये इसके 4 उद्देश्य रखे गए थे। उसके बाद में हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2 प्रोटोकॉल अपनाए गए हैं। उन प्रोटोकॉल के बारे में हम देख रहे थे, जिसमें हमने पहला जो प्रोटोकॉल था कार्टेजिना प्रोटोकॉल और दूसरा था नगोया प्रोटोकॉल। उसमें से हमने कार्टेजिना प्रोटोकॉल क्या होता है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी और आज हम देखेंगे नगोया प्रोटोकॉल के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल क्या होता है? तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल वर्ष 2000 के अंदर उसको अपनाया गया था और वह जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल था वह हमारे 2003 से लागू होता है, सितंबर 2003 से लागू होता है। और उसका जो मेन उद्देश्य रखा गया था वह था कि जो भी आनुवांशिक रूपांतरित जीव है उससे हम जैव विविधता की सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके ऊपर वह कार्टेजिना प्रोटोकॉल अपनाया गया था, ठीक है ना। उसके बाद में जो भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लाया गया था 2002, वो कार्टेजिना प्रोटोकॉल की देन थी। और उसी के तहत भारत सरकार के द्वारा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और बोर्ड का गठन किया गया था। इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो हम आज चर्चा करेंगे उसके ऊपर, ठीक है ना। यह था हमारा कार्टेजिना प्रोटोकॉल। अब हम आज चर्चा करने वाले हैं नगोया प्रोटोकॉल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये नाम याद रखना है, नगोया प्रोटोकॉल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखें इसके अंदर नगोया प्रोटोकॉल कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। नगोया प्रोटोकॉल का आयोजन कहाँ पर किया गया था, किस जगह किया गया था, उस जगह का नाम याद रखना है हमें। कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था जापान के अंदर एक शहर है, उस शहर का नाम है नगोया। जापान का जो देश है उसके अंदर एक शहर है, उसका नाम है नगोया, शहर का नाम है। इस शहर के अंदर वर्ष 2010 के अंदर यह प्रोटोकॉल अपनाया गया था, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि नगोया प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया था? तो अस्तित्व में आया था 2010 के अंदर आया था। और कहाँ पर आया था? नगोया। और नगोया जो शहर है वो कहाँ पर स्थित है? जापान के अंदर ये शहर स्थित है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद हम चर्चा करते हैं, ये अपनाया गया था 2010 के अंदर, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ है, लागू कब होता है? लागू कब होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो ये जो लागू होता है वो होता है 12 अक्टूबर 2014 को यह लागू होता है, यह भी हमको पता होना चाहिए। तो लागू कब होता है? तो ये लागू होता है 12 अक्टूबर 2014 को लागू होता है। और जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल था वो आया था वर्ष 2000 के अंदर आया था, वो लागू होता है वह सितंबर 2003 के अंदर वह लागू होता है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। लागू होने का अर्थ यह है कि इसने 2014 से अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। नगोया के अंदर जो भी इसका उद्देश्य रखा गया था उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसने 2014 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। यानी कि उसके जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो भी इसके उद्देश्य रखे गए थे उन उद्देश्यों पर कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन पर मॉनिटरिंग निगरानी रखने का कार्य इसने स्टार्ट कर दिया था। ये इसका उद्देश्य रखा गया था, ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो नगोया प्रोटोकॉल है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो उस उद्देश्य के बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे हम बात करें, हमने कार्टेजिना प्रोटोकॉल देखा था, तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल का प्रमुख उद्देश्य रखा गया था इसमें कि जो भी आनुवांशिक रूपांतरित जो जीव है या जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा हम उनके द्वारा जो जैव विविधता को नुकसान होता है उनसे किस प्रकार से हम जैव विविधता की संरक्षण कर सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकें, उसी के ऊपर वो कार्टेजिना प्रोटोकॉल हुआ था। लेकिन नगोया जो प्रोटोकॉल है इसका जो उद्देश्य रखा गया था वो रखा गया था लाभ में समान भागीदारी। लाभ में समान भागीदारी, इसका जो उद्देश्य रखा गया था वो रखा गया था लाभ में समान भागीदारी, ठीक है ना। ये इसका उद्देश्य रखा गया था और ये उद्देश्य आपको याद रखना है। हो सकता है कंपटीशन एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाभ में समान भागीदारी किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य है, तो वो आपको याद रखना है। तो वो नगोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य हो जाएगा लाभ में समान भागीदारी। अब लाभ में समान भागीदारी का अर्थ क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था कार्टेजिना प्रोटोकॉल, उसका उद्देश्य क्या था तो वो मैंने आपको विस्तार से बताया था। उसी प्रकार लाभ में समान भागीदारी ये है एक छोटा सा टर्म, लाभ में समान भागीदारी, लेकिन इसके पीछे का जो अर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लाभ में समान भागीदारी का अर्थ होता है वह, इसका अर्थ यह होता है कि मान लीजिए किसी कंपनी के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, कोई भी कंपनी हो सकती है, XYZ कोई भी कंपनी हो सकती है, और उस कंपनी के द्वारा कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है। वो प्रोडक्ट कोई सा भी हो सकता है, जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें वो प्रोडक्ट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हो सकता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हो सकता है, वैज्ञानिक सेक्टर में हो सकता है, या फिर स्पेस क्षेत्र में हो सकता है, या फिर हम बात करें
रक्षा जो क्षेत्र है उसके अंदर हो सकता है, या फिर कोई सा भी सेक्टर हो सकता है। किसी कंपनी के द्वारा अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है और कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है और वो जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट की जो बनाने की जो विधि है वो विधि किसी जनजाति के पास में या फिर समुदाय के पास में ऑलरेडी पहले से ही है। मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, ये कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा एक प्रोडक्ट बनाया गया, वो प्रोडक्ट कोई सा भी है, और ये जो प्रोडक्ट बनाया गया था इस प्रोडक्ट को किस विधि से बनाया गया है उस विधि के बारे में किसी भी जनजाति को पहले से पता है। जो ये प्रोडक्ट बनाया गया था एक कंपनी के द्वारा, इस प्रोडक्ट को बनाने की जो विधि है इस विधि के बारे में किसी भी जनजाति को या किसी समुदाय विशेष को पहले से पता है। जिस विधि से ये प्रोडक्ट बनाया गया था उस विधि का पहले से ज्ञान है, किसी भी जनजाति या समुदाय को पहले से पता है। और हो सकता है इस जनजाति या समुदाय के द्वारा वो विधि किसी को बताई नहीं गई हो, लेकिन पहले से इस जनजाति या समुदाय को पता है। तो ये कंपनी क्या करेगी, तो ये प्रोडक्ट कंपनी बनाएगी। अब ये प्रोडक्ट बनने के बाद में जो भी इनकम प्राप्त करेगा उस इनकम का आधा शेयर इस जनजाति या समुदाय को देना होगा, जिस जनजाति या समुदाय के पास में इस प्रोडक्ट के बनाने की जो विधि थी वो पहले से प्राप्त थी। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, लाभ में समान भागीदारी क्या कहते हैं, इसी पूरा कॉन्सेप्ट को कहते हैं लाभ में समान भागीदारी। अब ये लाभ में समान भागीदारी इस पूरे मेथड के अंदर क्यों लागू होता है, तो क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए एक लाइब्रेरी बनाई गई थी, जो हमने पहले देखा था, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई थी। और ये जो जनजाति और समुदाय होते हैं उसके पास में इस प्रोडक्ट को बनाने का पहले से ज्ञान था, और उसी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के तहत ही जो भी ये कंपनी प्रोडक्ट बना रही थी, इस प्रोडक्ट से जो भी इनकम आएगी उसका 50-50 शेयर दोनों के पास में जाएगा। यानी कि इस जनजाति को जिसके पास में ये नॉलेज था, ट्रेडिशनल नॉलेज था, उसके पास में इस कंपनी के द्वारा इसको कुछ शेयर दिए जाएंगे इस प्रोडक्ट के बदले, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं लाभ में समान भागीदारी, यानी कि किसी भी जो जनजाति थी उसका भी नुकसान नहीं हुआ और जो कंपनी थी उसका भी नुकसान नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं लाभ में समान भागीदारी। और जितना ज़्यादा लाभ में समान भागीदारी रहेगी उतना ही ज़्यादा दोनों के जीवन स्तर में बेहतर परिणाम आएंगे, और दोनों ही क्या होंगे, दोनों के अंदर उतना ही आजीविका के अंदर सुधार आएगा और देश की इकोनॉमी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। ये होता है हमारा नगोया प्रोटोकॉल। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, ये होता है हमारा नगोया प्रोटोकॉल। अब इसके बाद में हम देखते हैं नगोया प्रोटोकॉल के अंदर ही आईची लक्ष्य अपनाए गए थे। जो 20 आईची लक्ष्य थे उनको 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया था। उन आईची लक्ष्यों के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं हम नगोया प्रोटोकॉल के अंदर कितने जैव विविधता के संरक्षण के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। वो उद्देश्य हमने देखा कि लाभ में समान भागीदारी। अब वो जो लाभ में जो समान भागीदारी थी, उसी लाभ के समान भागीदारी के लिए जैव विविधता को 20 बड़े लक्ष्यों के लिए उनको डिवाइड किया गया था नगोया प्रोटोकॉल के अंदर। तो नगोया प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं जैव विविधता संरक्षण। नगोया प्रोटोकॉल के अंदर जैव विविधता संरक्षण के लिए आईची लक्ष्य, ठीक है ना। ये नाम याद रखना। नगोया प्रोटोकॉल के तहत जैव विविधता के संरक्षण के लिए आईची लक्ष्य बनाए गए थे। और ये आईची लक्ष्य कितने थे, तो ये कितने आईची लक्ष्य रखे गए थे, 20 आईची लक्ष्य रखे गए थे। और इस 20 आईची लक्ष्यों को 5 बड़े भागों में विभाजित किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। तो हो सकता है कि प्रश्न आ सकता है कि नगोया प्रोटोकॉल के तहत जो जैव विविधता संरक्षण के लिए जो आईची लक्ष्य बनाए गए थे उनको कितने भागों में विभाजित किया गया था। 20 आईची लक्ष्य बनाए गए थे और इन 20 आईची लक्ष्य को 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया था। ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें आईची लक्ष्य से संबंधित। तो आईची लक्ष्य से संबंधित प्रश्न आता है कि जो आईची लक्ष्य है, अब ये लक्ष्य कोई भी टारगेट बना दिया जाता है तो उस टारगेट को पूरा करने की कोई निश्चित अवधि होती है। कोई भी लक्ष्य बनाया जाता है तो उस लक्ष्य को फुलफिल करने के लिए निश्चित अवधि बनाई जाती है। तो उसी प्रकार आईची लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2050 तक इसकी अवधि रखी गई थी, ठीक है ना। तो आईची लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2050 तक इसकी अवधि रखी गई थी। और इसकी मध्यावधि कब रखी गई थी, तो 2020 इसकी मध्यावधि रखी गई थी। यानी कि आईची लक्ष्य कितने 20 बनाए थे, उसमें से 20 आईची लक्ष्यों को हमें 2020 तक इसके आधे यानी कि 10 आईची लक्ष्यों को पूरा करना था। और 2050 तक हमें 20 के 20 जो आईची लक्ष्य बनाए गए थे उनको हमें पूरा करना है, ठीक है ना। तो ये होता है पूरा आईची लक्ष्य। अब हम देखते हैं कि 5 कौन से आईची लक्ष्य रखे गए थे, या सॉरी 5 कौन से मेजर ग्रुप रखे गए थे जिनके अंदर 20 आईची लक्ष्य आते हैं, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर चर्चा करते हैं अब 5 मेजर ग्रुप, 5 मेजर ग्रुप फॉर
आईची टारगेट, आईची जो 20 जो लक्ष्य थे, आईची लक्ष्य थे, उनको कितने 5 भागों में डिवाइड किया गया था, 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया था। उन 5 ग्रुप के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पहला जो मेजर ग्रुप रखा गया था लक्ष्य की पूर्ति के लिए, वो रखा गया था जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है, ये किन कारणों से विलुप्त हो रही है, उन कारणों को पता लगाना उसका पहला लक्ष्य रखा गया था। और इस पहले लक्ष्य को आईची लक्ष्य के अंदर रखा गया था, ठीक है ना। तो पहला कौन सा आईची लक्ष्य हो जाएगा? पहला हो जाएगा हमारा बायोडाइवर्सिटी के विलुप्ति के कारणों का पता लगाना, विलुप्ति के कारणों का पता लगाना, का पता लगाना। जो पहला जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था बायोडाइवर्सिटी के विलुप्ति के कारणों का पता लगाना, यानी कि जैव विविधता जो है वो किन कारणों से विलुप्त हो रही है। जैसे हम उदाहरण की बात करें, जो जैव विविधता है वो 2 कारणों से विलुप्त होती है, पहला प्राकृतिक कारणों से और दूसरा कृत्रिम कारणों से। प्राकृतिक कारण से हो सकता है कहीं पे सुनामी आ जाए, हो सकता है कहीं पे भूकंप आ जाए, हो सकता है कहीं पे तीव्र बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, उसकी वजह से जैव विविधता विलुप्त हो सकती है। तो ये प्राकृतिक कारण होता है, ठीक है ना। कृत्रिम रूप से हम बात करें, जैसे जनसंख्या विस्फोट हो गया, इसके अतिरिक्त रसायनों का अधिकतम उपयोग करने से भी जैव विविधता खत्म होती जा रही है। इसके अतिरिक्त हम बात करें, रसायन हो गए, जनसंख्या विस्फोट हो गया। इसके अतिरिक्त हम बात करें, जो भी हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं उससे भी जैव विविधता को नुकसान होता है, टोंगिया कल्टीवेशन करते हैं उससे भी जैव विविधता को नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें जनसंख्या का बढ़ना, ग्लेशियरों का पिघलना और ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना, ये भी किसी न किसी प्रकार से जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये आर्टिफिशियल कारण होते हैं, तो उनका पता लगाना पहला इसका उद्देश्य रखा गया था, या पहला लक्ष्य रखा गया था। बायोडाइवर्सिटी के विलुप्ति के कारणों का पता लगाना ये लक्ष्य रखा गया था, ठीक है ना। नंबर 2 बात करते हैं। नंबर 2 इसके अंदर रखा गया था बायोडाइवर्सिटी का धारणीय उपयोग, यानी कि हमें बायोडाइवर्सिटी का जो यूज़ है वो इस प्रकार से करना है कि धारणीय उपयोग करना है, यानी कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी हो जाए और जैव विविधता को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, और हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी उपलब्ध संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए, उसका ये उद्देश्य रखा गया था, ठीक है ना। किसका? बायोडाइवर्सिटी का धारणीय उपयोग का यह उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर नंबर 3 बात करें, नंबर 3 हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी में सभी जीवों का संरक्षण करना, सभी जीवों का संरक्षण करना, यानी कि इसके अंदर ऐसा नहीं कि जो विलुप्त हो रहे हैं केवल उन्हीं का हम संरक्षण करेंगे। जैव विविधता के अंदर मौजूद समस्त जीव, चाहे वो पादप हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, उन सभी का हमें समान रूप से एक समान संरक्षण करना है। इसी को तीसरा यह लक्ष्य रखा गया था कि सभी जीवों का संरक्षण एक समान करना है। यह नहीं कि अगर मान लीजिए किसी प्रजाति की संख्या बहुत ज़्यादा है तो उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं रहेगा, उसके ऊपर भी बराबर ध्यान रहेगा, और जो विलुप्ति की जो कगार पर जो जीव हैं उनके ऊपर भी एक समान ध्यान रहेगा। और इन दोनों का आपस में इस प्रकार से मिश्रण बनाना है कि दोनों का एक समान तरह से हम संरक्षण कर सकें, ठीक है ना। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी से हमें जो भी बेनिफिट प्राप्त होते हैं बायोडाइवर्सिटी से प्राप्त आर्थिक व जो भी बायोडाइवर्सिटी से हमें जो भी आर्थिक व पारिस्थितिक लाभ प्राप्त होते हैं, पारितांत्रिक जो लाभ प्राप्त होते हैं उनको क्या करना? बढ़ावा देना। यानी कि जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए हमें जैव विविधता से आर्थिक लाभ कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं, तो हम जनरली जानते हैं हमें जितने भी उद्योग धंधे होते हैं वो किसी न किसी प्रकार से बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड रहते हैं। और जो भी इकोसिस्टम होता है उसका जो भी हमारा इकोसिस्टम है, अब वो इकोसिस्टम किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो वो कब स्थायित्व प्रदान करेगा? जब जैव विविधता जितनी ज़्यादा होगी वो पारिस्थितिक तंत्र उतना ही हमारे लिए स्थायित्व रहेगा और उससे बेनिफिट हमें उतना ही ज़्यादा प्राप्त होगा। तो उसका बेनिफिट्स को हमें क्या करना? और बढ़ावा देना है। और नंबर 5 हो जाएगा इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी के जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी की महत्ता को शिक्षा के माध्यम से आम नागरिक तक पहुंचाना व उनकी सहायता से संरक्षण
करना, ठीक है ना। तो पांचवा जो लक्ष्य रखा गया था वो लक्ष्य रखा गया था बायोडाइवर्सिटी की, जो भी बायोडाइवर्सिटी का जो भी इंपॉर्टेंस है और बेनिफिट्स है उनको शिक्षा के माध्यम से हर एक आम आदमी तक पहुंचाना और उन आम आदमी की सहायता से जैव विविधता का संरक्षण करना, क्योंकि जब तक हम सभी एकजुट नहीं होंगे तब तक हम किसी भी चीज़ का संरक्षण नहीं कर सकते। इसीलिए हम सबको मिलकर आपस में मिलकर उनके जो भी बेनिफिट्स है उनके इंपॉर्टेंस को पहचानना होगा और उन इंपॉर्टेंस को हम जैव विविधता के अंदर किस प्रकार से उनके संरक्षण कर सकते हैं वो कदम हमें उठाने होंगे। तो ये 5 लक्ष्य रखे गए थे जिनको हम आईची लक्ष्य के नाम से जानते हैं। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि आईची लक्ष्य क्या है, उनके बारे में टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। तो पहला याद रखना है कि किसके अंदर आया था, नगोया प्रोटोकॉल के तहत आया था। और कितने आईची लक्ष्य रखे गए थे, 20 आईची लक्ष्य रखे गए थे जैव विविधता के संरक्षण के लिए। और इन 20 आईची लक्ष्यों को 5 मेजर ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया था, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको याद रखना है कि आईची लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो अवधि रखी गई थी वो 2050 रखी गई थी। और इन लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो मध्यावधि रखी गई थी वो रखी गई थी 2020, इनकी मध्यावधि रखी गई थी, ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद हमें याद रखना है कि कौन कौन से 5 आईची मेजर ग्रुप थे, तो वो रखे गए थे। पहला रखा गया था कि किन कारणों से जैव विविधता विलुप्त हो रही है, उनके कारणों का पता लगाना। और दूसरा रखा गया था बायोडाइवर्सिटी का धारणीय उपयोग करना। तीसरा रखा गया था इसके अंदर कि बायोडाइवर्सिटी में सभी जीवों का हमें एक समान संरक्षण करना है। चौथा रखा गया था इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी से प्राप्त आर्थिक और जो पारिस्थितिक लाभ हैं उनको हम बढ़ावा देंगे। और नंबर 5 रखा गया था बायोडाइवर्सिटी को शिक्षा के माध्यम से आम नागरिकों तक उनके जो भी इंपॉर्टेंस है उनको पहुंचाना और पहचान करवाना और उनकी सहायता से जैव विविधता का संरक्षण करना। ये 5 आईची लक्ष्य रखे गए थे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं, ये होता है हमारा आईची लक्ष्य कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं जो एक्ट आया था भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के अंदर आया था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जनरली जो हमारा भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम है, यह अधिनियम कब आया था, यह अधिनियम आया था 2002 के अंदर आया था। और इसी अधिनियम के तहत भारत सरकार के द्वारा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की थी। कब की थी, 2003 के अंदर की गई थी, यह आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी है या फिर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले, ठीक है ना। तो इसी के अंदर CBD के अंदर हमारा जो अगला बिंदु होगा वो होगा, इसी के अंदर होगा भारतीय जैव विविधता, भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। और यह अधिनियम कब आया था, तो साथियों यह आया था 2002 के अंदर ये अधिनियम आया था। इस अधिनियम के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है ना। इस अधिनियम के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है कि सबसे पहले ये किसकी देन है, जो भी इसके बारे में जो छोटे छोटे जो बिंदु हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर आएगा सबसे पहले ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम किसकी देन है, यानी कि भारत सरकार के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर 2002 के अंदर इसको लाया गया था। लेकिन इसके पीछे लाने का क्या उद्देश्य था, किसकी सहायता से इसको लाया गया था, वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो अधिनियम है ये किसकी सहायता से लाया गया था या किसकी देन है, तो किसकी देन है ये हमको याद रखना, ठीक है ना। तो किसकी देन है, तो ये हमारा देन हो जाएगा, एक प्रोटोकॉल हुआ था कार्टेजिना प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल। कार्टेजिना प्रोटोकॉल हुआ था और ये कब हुआ था, 2000 के अंदर हुआ था और लागू होता है सितंबर 2003 के अंदर लागू होता है। इसी प्रोटोकॉल की देन है कौन सा, भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। तो प्रश्न आप बन सकता है कि जो इंडियन बायोलॉजिकल कंजर्वेशन जो एक्ट है 2002 वाला, वो किसके तहत लाया गया था, तो वो लाया गया था कार्टेजिना प्रोटोकॉल के तहत लाया गया था, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो किसकी देन है, तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल की देन है। और जब हमने कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको वहां पर बताया था कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल के तहत भारत के अंदर 2 चीज़ें आई थी। पहला तो आया था जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया था और दूसरा आया था नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आई थी, वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो किसकी देन है, तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल की देन है। अब हम इसके बाद में देखते हैं जो भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम है, इसके उद्देश्य क्या थे वो हमको देखना है, ठीक है ना। इस एक्ट के उद्देश्य क्या है, जैसे हमने देखा था कार्टेजिना प्रोटोकॉल का क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था जो भी आनुवांशिक रूपांतरित जीव है उससे हम जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, वो उसका उद्देश्य था। तो इसी प्रकार से इस एक्ट का भी उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों के बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके जो उद्देश्य थे वो पहला था, इसका उद्देश्य पहला इसका जो उद्देश्य रखा गया था वो रखा गया था प्राकृतिक संसाधनों का
इसका जो उद्देश्य रखा गया था वो रखा गया था प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व उनसे जुड़े हुए जो भी ज्ञान है उसका सही से उपयोग करना। पहला उद्देश्य ये रखा गया था। तो क्या रखा गया था? पहला उद्देश्य प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण व उनसे जुड़े ज्ञान का सही उपयोग। ठीक है ना, ये इसका पहला उद्देश्य रखा गया था। तो क्या रखा गया था? प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, यानी कि प्राकृतिक संसाधन हमारे जो भी हैं, चाहे वो हमारे एनर्जी के सोर्सेज हो जाएंगे, वाटर सोर्सेज हो जाएंगे, एयर सोर्सेज हो जाएंगे, जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो खनिज हो सकते हैं, कोई सा भी हमारा संसाधन हो सकता है, उनका क्या करना है? पहला तो हमें कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण करना है, और दूसरा रखा गया था उनसे जुड़ा जो भी हमारे पास में ज्ञान है उसका हमें सही से उपयोग करना है। यानी कि अगर किसी भी चीज़ का हम लिमिट या सही से उपयोग करेंगे, सही मात्रा में उपयोग करेंगे, तो उसका ऑटोमेटिक संरक्षण भी होने लग जाएगा और ये संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। ठीक है ना, तो ये इसका प्रथम उद्देश्य रखा गया था एक्ट का। और दूसरा जो इसका उद्देश्य रखा गया था वह रखा गया था कि ये एक्ट आया था, कब आया था? 2002 के अंदर आया था। इससे पहले भी वन एवं पर्यावरण से संबंधित भारत के अंदर कई सारे एक्ट चल रहे थे। जैसे हम बात करें भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसके अतिरिक्त हम बात करें वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये जितने भी एक्ट थे, इन एक्ट के अंदर किसी प्रकार की अगर कमी रह जाती, जैसे हम उदाहरण की बात करें जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है यह 1972 में आया था, लेकिन अगर इसमें किसी प्रकार की कमी रह जाती है या फिर पर्टिकुलर किसी एक स्पीसीज के ऊपर इस वन्य जीव संरक्षण के अधिनियम के तहत अगर उस पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस एक्ट का ये जो एक्ट है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, यह एक्ट जितने भी वन एवं पर्यावरण से संबंधित अन्य जो भी अधिनियम नियम जितने भी थे उन नियम को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए बाध्य करता है। तो इसका जो अगला उद्देश्य रखा गया था वह रखा गया था वन एवं पर्यावरण से संबंधित इसका जो अगला उद्देश्य रखा गया था वो रखा गया था वन एवं पर्यावरण से संबंधित सारे अधिनियम को तत्काल प्रभाव से लागू होने के लिए क्या करता था? बाध्य करता है। ठीक है ना, बाध्य करता है। तो दूसरा उद्देश्य रखा गया था वन एवं पर्यावरण से संबंधित सारे अधिनियम। अब अधिनियम कौन से? जैसे मैंने अभी बताया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय वन अधिनियम 1927 का जो भी वो अधिनियम थे, उन अधिनियम में हो सकता है उस समय के अनुरूप वो अधिनियम एक्ट बनाए गए थे और वर्तमान परीक्षा में उनमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो संशोधन करके उनको तुरंत प्रभाव से लागू होने के लिए ये एक्ट बाध्य करता है। कौन सा एक्ट बाध्य करता है? तो भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम इन सभी को बाध्य करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं वो तीनों एक्ट बता देता हूँ आपको। पहला तो हो जाएगा इसके अंदर भारतीय वन अधिनियम, कब आया था? 1927 में आया था, ये याद रखना। और इसके अतिरिक्त बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? 1972 में आया था। और एक याद रखना वन संरक्षण अधिनियम, ये कब आया था? 1980 में आया था। ठीक है ना, तो इन तीनों नियम को तुरंत प्रभाव से अगर कमी कोई रह जाती है तो उनको फुलफिल करना है और उनको तुरंत प्रभाव से लागू होने के लिए क्या करता है? बाध्य करता है। कौन सा एक्ट? तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम इनको लागू होने के लिए बाध्य करता है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये इसके प्रमुख दो उद्देश्य रखे गए थे। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधन का हम संरक्षण और किस प्रकार से कर सकते हैं? तो इसके अतिरिक्त हम कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें, जहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है उसको हम वेटलैंड साइड या आर्द्रभूमि साइड घोषित कर दें उनको। इसके अतिरिक्त हो सकता है कोई प्रोजेक्ट चलाकर उनमें जैव विविधता को बढ़ावा दिया जाए। इसके अतिरिक्त जहाँ पर जैव विविधता संकट में है उनको वापस से पुनर्वास किया जाए, उनका संरक्षण देकर उनको। तो ये इसके प्रमुख और इसके उद्देश्य हो सकते हैं जो किसके अंदर आ जाएंगे? प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं इस एक्ट के तहत जो NBA बना था उसके क्या क्या प्रमुख कार्य होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं आगे जो ये अधिनियम था, ये हमारा इस अधिनियम के तहत किसकी देन है? ये अधिनियम, तो ये अधिनियम देन है हमारे कार्टेजिना प्रोटोकॉल की देन है, और कार्टेजिना प्रोटोकॉल की देन है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। अब जैव विविधता संरक्षण अधिनियम की देन है हमारे, इस अधिनियम की देन है NBA।
ठीक है ना। एनबीए इसका पूरा नाम होता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी, ठीक है ना। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी। और ये कब बना था, तो ये एक्ट आया था 2002 के अंदर आया था। उसके 1 वर्ष बाद ही यह ऑथोरिटी बनी थी। कब बनी थी, 2003 के अंदर ये ऑथोरिटी बनी थी। और इस ऑथोरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर स्थित है, तो यह हेडक्वार्टर इसका स्थित है चेन्नई के अंदर। कहाँ पर स्थित है, चेन्नई के अंदर स्थित है। यह भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चेन्नई के अंदर स्थित है। और ये एनबीए जो किसके अंदर रहकर कार्य करती है, किसके अधीन रहकर कार्य करती है, तो ये कार्य करती है हमारा जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, उसके अधीन रहकर ये कार्य करती है, ठीक है ना। तो ये 3 बिंदु याद रखना। किसकी देन है एनबीए, तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम की देन है, 2003 में आया था। और ये किसकी देन है, जो अधिनियम ये किसकी देन है, तो ये हो जाएगा हमारे जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल उसकी देन है। हेडक्वार्टर कहाँ पर, चेन्नई में। कार्य कहाँ, किसका अधीन रहकर कार्य करती है, तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का अधीन रहकर कार्य करता है। और वर्तमान में हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है, तो वो हो जाएंगे श्री भूपेंद्र यादव। जो श्री भूपेंद्र यादव है ये वर्तमान में हमारे कौन है, वन एवं पर्यावरण मंत्री, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आया था एनबीए आया था, ठीक है ना। अब एनबीए के अंदर भी एक और संस्था आई थी 2003 के अंदर भी, वो हमको पता होना चाहिए। जो एनबीए आई थी, एनबीए के अंदर ही एक संस्था और आई थी, उसका नाम है स्टेट बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी, या इसी को कहीं कहीं जगह बोर्ड भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये चारों चीज़ें आप याद रखना। एनबीए किसके अंदर आया था, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम के तहत एनबीए की स्थापना की गई थी। और एनबीए के अंडर में ही एसबीए की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं स्टेट बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी, या इसी को कहीं की जगह बोर्ड भी लिखते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना। और इसकी जो स्थापना होती है वो भी 2003 के अंदर होती है। और यह स्टेट बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी है या फिर बोर्ड है, यह प्रत्येक भारत के अंदर प्रत्येक राज्य में है, ठीक है ना। प्रत्येक भारत के अंदर जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है उन सभी के अंदर एसबीए या एसबीबी बना हुआ है, जो क्या करता है, जितने भी आनुवांशिक रूपांतरित जो जीव हैं उनसे जैव विविधता की संरक्षण किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से सुरक्षा करनी है, उनके ऊपर ये मॉनिटरिंग निगरानी रखने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा जो एक्ट है भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। उसके अंदर ये 2 इंस्टीट्यूट आए थे। तो ये इंस्टीट्यूट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर हम देखते हैं एनबीए व एसबीए के क्या क्या कार्य थे, उनके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम एनबीए और एसबीए के कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। एनबीए और एसबीए के जो भी कार्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये आप सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहला आया था कार्टेजिना प्रोटोकॉल। कार्टेजिना प्रोटोकॉल की देन है हमारे बायोडाइवर्सिटी एक्ट की देन है हमारे एनबीए नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी। और एनबीए की देन है हमारे एसबीबी, ठीक है ना। ये इसकी देन है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसके अंदर, इसी के अंदर देखते हैं एनबीए व एसबीबी के कार्य, ठीक है ना। एनबीए नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी यानी कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता प्राधिकरण के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, 4 से 5 प्रमुख कार्य हैं, उनके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला अगर हम कार्य की बात करें तो यह कार्य, इसका पहला कार्य होता है कि यह गवर्नमेंट को सलाह देती है कि जैव विविधता का संरक्षण हमें किस प्रकार से करना है। यानी कि हो सकता है अगर कहीं पर नेशनल पार्क घोषित करना है तो वो किसकी सिफारिश पर होता है, तो एनबीए की सिफारिश पर होता है। अगर स्टेट के अंदर अगर वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करना है तो वो किसके तहत होता है, तो एसबीबी के तहत होता है। अगर किसी को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित करना है तो वो हमारे सीबीडी के माध्यम से होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों अलग अलग पैटर्न होते हैं। हो सकता है किसी को रामसर साइट घोषित करना है, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अगर कहीं पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए नेशनल पार्क घोषित करना है, संरक्षण के लिए वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करना है, तो जो गवर्नमेंट को जो सलाह देती है या फिर गवर्नमेंट को पर्टिकुलर को एरिया बताने का जो काम होती है वो एनबीए का कार्य होता है, ठीक है ना। एनबीए बताएगी कि भारत के इस क्षेत्र के अंदर, इस राज्य के अंदर, इस जिले के अंदर, इस क्षेत्र में हमको जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए आप या तो इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कीजिए, या फिर आप नेशनल पार्क घोषित कीजिए, या फिर आप कोई सा भी इसको पार्क घोषित कीजिए, या फिर इसमें जो भी ह्यूमन की एक्टिविटी है उसको कम कीजिए। किसी भी प्रकार से हम जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए जो गवर्नमेंट को सलाह देती है वो पहला कार्य हो जाएगा एनबीबी का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका पहला कार्य, सरकार को सलाह देना,
ये क्या करते हैं, सरकार को जो भी स्टेट गवर्नमेंट और जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनको एडवाइस देती है, सलाह देती है किसके लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, कि आप यहाँ पर ह्यूमन की एक्टिविटी को कम कीजिए, यहाँ पर जो भी खनन कार्य हो रहे हैं उनको कम कीजिए, यहाँ पर जो रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा है उसको कम कीजिए, जो भी रेलवे लाइन बिछाई जा रही है उसको वहाँ से हटवाइए, या फिर कुछ इस प्रकार की सुरक्षा कीजिए कि हमारा जो भी एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी है वो भी आसानी से हो जाए, या और जो भी हमारे वन्य जीव है उनको भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। तो वो जो सारा जो कार्य करता है वो कौन करता है, एनबीए करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और एसबीबी करती है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखें, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है जो भी संकटग्रस्त प्रजाति होती है, संकटग्रस्त प्रजाति का संरक्षण, संकटग्रस्त प्रजाति का संरक्षण व उनका पुनर्वास, ठीक है ना। जो भी हमारी संकटग्रस्त प्रजाति हैं उनको संरक्षण देना और उनका पुनर्वास करना, यानी जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए भारत के अंदर जो भी गंगा डॉल्फिन है वो एक संकटग्रस्त प्रजाति है, या फिर हम उदाहरण के रूप में बात करें प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, टाइगर भी हमारे संकटग्रस्त प्रजाति थी। हाथी भी हमारे जो एक सिंह के जो गेंड है वो भी हमारे भारत के अंदर संकटग्रस्त प्रजाति आती है। तो हमें इनका क्या करना है, संरक्षण करना है और इनका पुनर्वास करना है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें, जो भी हमारे एक सिंह का जो गेंडा होता है वो पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है, और पूर्वोत्तर भारत में हमको क्या करना है, उसका हमें संरक्षण भी करना है और संरक्षण के साथ साथ में उसका पुनर्वास भी करना है, यानी कि फिर से उसकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए ह्यूमन की जो भी एक्टिविटी उसको कम करना पड़ेगा। अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो उसको हमें बाढ़ का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसका जो पानी है उसको फॉरेस्ट से एक साइड में निकाला जाए और एक साइड में केवल और केवल जो भी गेंडा है उसको वृद्धि आसानी से सरलतापूर्वक हो सके। तो उसके लिए हमें पुनर्वास के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो सारे कदम उठाने चाहिए, कठोर कानून नियम बनाने चाहिए और ह्यूमन की एक्टिविटी को कम करना चाहिए, शिकार पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो भी अगर केमिकल का हम जितना ज़्यादा उस क्षेत्र में पर्टिकुलर यूज़ किया जा रहा है उस पर हमें बैन लगा देना चाहिए, तो वो पुनर्वास के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आता है संकटग्रस्त प्रजाति का संरक्षण व पुनर्वास। नंबर 3 आता है इसका जो कार्य होता है वो आता है संरक्षित क्षेत्र को या फिर जहां पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है, संरक्षित क्षेत्र को हेरिटेज साइट घोषित किया जाए, हेरिटेज साइट घोषित करे गवर्नमेंट, घोषित करे, ठीक ना। जैसे संरक्षित क्षेत्र को क्या करें, हेरिटेज साइट। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए जो भी वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो समुद्र के तट का जो आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको हम ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट और एक बोलते हैं हम वेस्टर्न घाट के नाम से उसको जानते हैं। तो उनको क्या करना है, उनको हेरिटेज साइट घोषित करना है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए पर्टिकुलर अगर क्षेत्र में अगर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है तो उसको वन्य जीव अभ्यारण्य तो उसको घोषित कर ही रखा है, साथ साथ में उसको हेरिटेज साइट भी घोषित करना चाहिए, ताकि वहाँ पर अगर हम अभ्यारण्य की बात करें तो वहाँ पर केवल स्टेट गवर्नमेंट का नियम चलता है और स्टेट गवर्नमेंट उसको लागू करवाती है। और अगर उसी को हम नेशनल पार्क और हेरिटेज साइट घोषित कर देते हैं तो उसके अंदर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है और इंटरनेशनल से कुछ जो भी एनजीओ हैं वो भी इसके अंदर एक्टिव हो जाते हैं और यूनाइटेड नेशन भी इसके अंदर एक्टिव हो जाता है। तो अगर हेरिटेज साइट के अंदर एक से ज़्यादा लोग अगर उसके अंदर पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे किसी भी चीज़ के संरक्षण के लिए, तो उसको उतना ही ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और वो उतना ही ज़्यादा उसका संरक्षण हो पाता है। तो तीसरा इसका जो कार्य हो जाएगा संरक्षित क्षेत्र को हेरिटेज साइट घोषित करना, और ये भी कौन बताता है, तो एनबीए बताता है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद में हम नेक्स्ट थोड़ा और आगे बढ़े, अगला हो जाएगा शिक्षा के माध्यम से जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है ना। ये पॉइंट तो हर एक चीज़ के अंदर आ रहा है, जैव विविधता के माध्यम से शिक्षा के माध्यम से जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है ना। आप शिक्षा के माध्यम से हमें पाठ्यक्रम में, हमारे जो भी पाठ्यक्रम है उनके अंदर हमें जैव विविधता का जो टॉपिक है उनको सबसे ज़्यादा ऐड करना चाहिए, और जितना ज़्यादा हम ऐड करेंगे तो स्टूडेंट उनको पढ़ेंगे और साथ ही साथ में आने वाले समय में लोगों को इसके बारे में जितनी जानकारी रहेगी उतना ज़्यादा जैव विविधता का संरक्षण हो पाएगा, ठीक है ना। ये होता है चौथा पॉइंट। और नंबर 5 पॉइंट की बात करें तो इसका और कार्य होता है कि एनबीए और एसबीबी का जो कार्य होता है वो एक पहला हो जाएगा सरकार को सलाह देना, संकटग्रस्त प्रजाति का संरक्षण और पुनर्वास करना और संरक्षित क्षेत्र को हेरिटेज साइट घोषित करना, और अगला हो जाएगा शिक्षा के माध्यम से जैव विविधता का संरक्षण करना। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 हो जाएगा इसमें प्राकृतिक व कृत्रिम कारक। अब ये प्राकृतिक व कृत्रिम कारक कौन से होते हैं, तो प्राकृतिक व कृत्रिम कारक जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं, प्राकृतिक व कृत्रिम कारक को निगरानी में रखना,
निगरानी में रखना, अगर हम किसी भी प्राकृतिक व कृत्रिम कारक को निगरानी में रखेंगे और उनका अगर समय समय पर हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो जैव विविधता का संरक्षण का जैव विविधता के विलोपन के जो प्रमुख कारक हैं उनके बारे में हमको पता चल जाएगा, और उनको पता लगने के बाद में हम उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेके उनको हम वहाँ से हटवा सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें तो प्राकृतिक कारक कौन से हो जाएंगे, तो प्राकृतिक कारक जैसे हम बात करें सुनामी का आना, आपदा का आना या फिर अत्यधिक बाढ़ का आना, तो ये प्राकृतिक कारक के अंदर आता है। और प्राकृतिक कारक जनरली जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जैव विविधता का जो विलोपन का जो प्रमुख कारण है, प्राकृतिक आपदा जो हमारे पूर्वोत्तर भारत और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जैव विविधता के विलोपन का जो प्रमुख कारक है वो हो जाएगा हमारे प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा के अंदर भी सबसे जो प्रमुख कारक है वो हो जाएगा हमारे बाढ़। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और जितनी ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ पर जो पानी का जो वेग होता है वो पहाड़ों में बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से जैव विविधता को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसके लिए हम क्या करें, तो वेदर फोरकास्टिंग जो सिस्टम होते हैं उनको पहाड़ों के ऊपर लगा देते हैं, और उनसे लगाने के से ये फ़ायदा होता है कि हमें पहले से पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होगी और कितनी वहाँ पर बाढ़ आएगी, और उनका हमें पता चल जाता है, और उससे हमें रेड सिग्नल भी वहाँ पर पता चल जाता है। रेड सिग्नल की सहायता से तो हम अलर्ट मोड पर आ जाते हैं, और जो भी वन्य जीव हैं जो उनका वहाँ से हटवा सकते हैं तो उनको वहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, तो उनका कारकों का हमें पता चल जाता है। और कृत्रिम कारकों की बात करें तो कृत्रिम कारक के अंदर जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि अगर पर्टिकुलर कोई कल्टिवेटेड एरिया है पहाड़ी क्षेत्र में, या फिर हम जनरली जानते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन, टोंगिया कल्टिवेशन, ये मनुष्य के द्वारा इन क्रिया की जाती है और इनकी सहायता से जैव विविधता को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो हम क्या करें, तो ऐसे कानून बना सकते हैं कि टोंगिया कल्टीवेशन और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन उनको पर्टिकुलर रोक सके, या फिर उनको वहाँ से पुनर्वास कर दें। जो जनजाति है उनको जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है उनको वहाँ से हटा के दूसरी जगह उनको शिफ्ट कर दें, ताकि जैव विविधता हमारी बची रह जाए, और उनको किसी ऐसे स्थान पर लेकर चले जाएं जहाँ पर जो जनजाति उनको एक ऐसे स्थान पर लेकर चले जाए जहाँ पर बंजर भूमि और वहाँ पर वो कृषि कार्य करने लग जाएं। तो इस प्रकार से हम इन कारकों को निगरानी में रखकर जैव विविधता का संरक्षण आसानी से कर सकते हैं। और यह भी जो प्रमुख कार्य होता है ये किसके अंदर आता है, NBSBB के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, पाँचों कार्य और जो 5 मैंने IT लक्ष्य बताए वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन समझ में आया होगा। इसी के साथ में हमारा जो CBD जो चैप्टर था या टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो हमारे जो प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट है उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। अगर इसी में हम चर्चा करेंगे तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उम्मीद, इसी उमंग, इसी जोश के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।